वेलकम टू आराध्या एकेडमी। मैं आपका इंग्लिश टीचर। हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज ए इंग्लिश टीचर एंड टुडे इज द जस्ट ए डेमो क्लास। इसलिए कि लर्निंग जो है ज़िंदगी में कभी इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। ज़िंदगी कभी भी आपको सिखाना नहीं छोड़ती, इसलिए हमेशा ये कोशिश कीजिए कि कुछ न कुछ हम सीखते रहें। जिस तरह बूंद बूंद करके तालाब भरता है, उसी तरह ज्ञान का तालाब भी एक एक बूंद करके भरता है। इसलिए अगर हम इंटरनली ये फील करते हैं कि हमें कुछ सीखना है, तो फिर हमारे अंदर वो एक फीलिंग्स होनी चाहिए कि हमें भी कुछ सीखना है, और वाई नॉट आया। यही फीलिंग्स जिस दिन होगी उस दिन कोई भी चीज आदमी सीख सकता है, वॉट एवर इट इज इंग्लिश और एनीथिंग एल्स। तो आज जो ये पहला क्लास है हमारे आराध्या एकेडमी का, ये इसलिए इनिशिएट किया जा रहा है ताकि बच्चों को ये पता चले कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए कितने सफिशिएंट हैं कि नहीं है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बल्कि ये कहना है कि आप अपनी समझ के हिसाब से ज़रूर ये सोचें कि हमको सबसे इजी तरीके से किसी चीज़ को सीखने को अगर मिल रहा है तो वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सीखने के लिए हमको सबसे इजी तरीका ही आजमाना चाहिए और उसको सोचना भी चाहिए। इसलिए कि लैंग्वेज कोई भी हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश आपको पढ़ाने वाला हूं तो ये भी दुनिया की और दूसरी लैंग्वेज की तरह ये भी एक भाषा है। और भाषा जिस तरह हम जन्म लिए थे तो हम लोग कुछ नहीं जानते थे, न क आता था न ABCD आती थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा ग्रोथ हुआ हमने बहुत कुछ सीखा। तो फिर उसी तरह ये लैंग्वेज भी अगर हम कोशिश करें तो हम सीख सकते हैं। और हमारे जो पढ़ाने का सिस्टम है वो ये है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमको सबसे इजीएस्ट वे जो है वो क्या है, उसको समझने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़े तो हम उसको सीख सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज कहती है कि हमको सीखने के लिए इसको दो पार्ट में बांट देना चाहिए। वो एक पार्ट ये है, ये हमारे अपनी सोच है, एक पार्ट ये है कि इसको एक पार्ट में इसको वर्ड्स में हम बांट दें और दूसरे पार्ट में हम इसको सेंटेंस में बांट दें। ये दो पार्ट में हम बांट दें अगर, तो हम लैंग्वेज को समझने के लिए इजी होगा। क्योंकि हमने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि शब्दों के संग्रह से ही वाक्य बनते हैं, और जब उस शब्दों का उचित अर्थ और सही अर्थ निकलता है तब उससे एक सुंदर सा सेंटेंस बनता है। तो उसी तरह अंग्रेजी में भी अगर हम वर्ड्स को खूब अच्छी तरीके से समझ लें कि अंग्रेजी में जो भी वर्ड्स हैं उसका क्या उपयोग है और उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो हमको फिर उसको सेंटेंस में यूज करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए चले हम लोग आज एक सिंपल से एग्जाम्पल के तौर पर कि ये दो पार्ट में, जैसा मैंने आपके सामने यहाँ बांट दिया कि एक अंग्रेजी में एक पार्ट है वर्ड और दूसरा पार्ट है सेंटेंस। तो इन द बिगिनिंग स्टेज वी विल स्टार्ट विद द वर्ड्स। पहले हम लोग वर्ड के बारे में ही सीखेंगे, इसलिए कि जब वर्ड हम लोग सीख लेंगे तभी हम जाके उसको सेंटेंस में यूज करना सीख सकते हैं। इसलिए कि यही तो उसको बनाता है। इसलिए हमको जरूरी है कि हमको वर्ड को खूब अच्छे तरीके से समझना है। तो अब हमारी अपनी सोच के हिसाब से कि वर्ड को अंग्रेजी में सिर्फ और सिर्फ 8 पार्ट्स में बांट दिया गया है। सिर्फ 8 पार्ट्स में बांट दिया गया है। इसलिए कि आपने सुना होगा कि अंग्रेजी में एक ग्रामर का पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? स्पीच माने बोलना, और पार्ट का मतलब भाग, यानी बोलने के भाग। तो बोलने के भाग का मतलब क्या हुआ कि हम जो बोलते हैं
वो शब्दों के ही संग्रह को एक जगह जमा करते हैं तो वो सेंटेंस बन जाता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में 8 ही शब्द ही हैं बस, और 9वां शब्द कोई भी नहीं है। देयर इज नो 9th वर्ड, बिकॉज इसको 8 ही पार्ट में बांटा गया है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल हो सकता है कि 8 ही वर्ड है तो फिर डिक्शनरी इतनी मोटी क्यों है, एक सवाल हो सकता है। तो ये भी जान लें कि डिक्शनरी इतनी मोटी इसलिए है कि 8 तो वर्ड हैं, लेकिन उन्हीं 8 वर्ड के फिर जब एक्सटेंशन होते हैं, नाउन, फिर उसके काइंड्स, फिर प्रोनाउन, फिर उसके काइंड्स, उसी तरह सारे जितने भी 8 तरह के वर्ड्स हैं उनके सबके काइंड्स बनते जाते हैं, जिससे इतनी मोटी डिक्शनरी हो जाती है। लेकिन एक्चुअली आप जब डिक्शनरी खोलेंगे तो हर वर्ड के सामने आप शॉर्टकट में बहुत सारे एब्रीविएशंस आप देखेंगे। जैसे नाउन तो एन लिखा हुआ मिलेगा, प्रीपोजिशन तो PREP लिखा हुआ, एडवर्ब तो ADV, एडजेक्टिव तो ADJ, इस तरह के शॉर्ट फॉर्म उस वर्ड के आगे लिखे हुए आपको मिलेंगे। मतलब क्या हुआ कि वो वर्ड उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अंग्रेजी में सिर्फ और सिर्फ 8 ही वर्ड्स हैं, जिससे आप पहले से भी परिचित होंगे और होना भी चाहिए। सीखने के लिए हमको ये जरूरी है कि ये 8 ही पार्ट्स में बटे हुए हैं अंग्रेजी के ये वर्ड्स। और वो 8 पार्ट्स क्या है, वो एक नाउन से लेके आपको इंटरजेक्शन तक ये 8 पार्ट में बटे हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि ये 8 ही भाग में बटे हुए हैं। तो अंग्रेजी यहीं से शुरू होती है कि नाउन से शुरू होती है। तो किताबों में आपने बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी कि नाउन के बारे में, कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, और नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, और दिस एंड दैट, बहुत कुछ बातें होती हैं। लेकिन हमको इजी तरीके से अगर सीखना है किसी चीज को, तो हमको इस तरफ उसको सोचना चाहिए कि नाउन आखिर है क्या। तो नाउन को समझने के लिए बस इस तरह समझ लें कि ये टोटल यूनिवर्स जो है, इसमें जितनी भी चीजें हैं सब तो नाउन ही है। इसलिए कि कोई ऐसी चीज इस संसार में नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। कोई ऐसी चीज है जिसका नाम ना हो, तो कोई ऐसी चीज संसार में नहीं है जिसका नाम नहीं है। तो नेचुरली है कि जितनी भी चीजें हैं संसार में वो सिर्फ और सिर्फ नाउन ही तो है। तो जितने भी नाम हैं वो नाउन है। लेकिन हाँ, इसीलिए कि नाउन सब तो हो गए, लेकिन अब नाउन इतने सारे हो गए तो हम उसको किस तरह समझेंगे। तो इसी वजह से हम नाउन को 5 पार्ट्स में ओल्ड ग्रामर के हिसाब से बांट देते हैं, और नए ग्रामर के हिसाब से उसको 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले ये समझ लें कि नाउन, कोई भी नाम हम जब लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां मैं अगर सिर्फ बुक लिख दूं तो मतलब क्या हुआ, ये एक नाउन हो गया, इसलिए कि ये किसी चीज का नाम है। तो उसी तरह जितने भी वर्ड्स, हम कोई भी वर्ड अगर हम यहां लिखेंगे जो नाम को एक्सप्रेस करता है वो नाउन है। लेकिन इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए इसको 5 फॉर्म में बांट दिया गया है। और वो 5 फॉर्म क्या है वो आपको मालूम होगा कि एक प्रॉपर और बी कॉमन। आज हम लोग सिर्फ इन 2 वर्ड के बारे में सीखेंगे कि नाउन से ये प्रॉपर और कॉमन में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बढ़ रहा है वर्ड। तो जितने भी वर्ड हैं वो नाउन है, इसलिए कि सारी चीज दुनिया में जितनी भी चीज है सबका नाम है। लेकिन उन नामों में जितनी भी चीज है उसमें कुछ ऐसे हैं जो प्रॉपर हैं और कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है। तो इसको किताबों में बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे आसान बात यह है कि अगर हम इस तरह समझें कि जब किसी नाम से सिर्फ एक नाम, एक सिंगल नाम का पता चलता है तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जब हम किसी भी नाम को टोटल नाम समझते हैं, टोटल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं चेयर, तो मतलब क्या हुआ, चेयर सिर्फ हमारे ही पास नहीं है, दुनिया में जितने लोग हैं उनके पास चेयर है। दैट मीन्स चेयर एक ऐसा नाम हुआ, वो टोटल नाम हुआ। अगर मैं कहूं बेंच, ये पेन, तो मतलब क्या हुआ, पेन ये भी है और लोगों के पास भी डिफरेंट काइंड्स के पेन हैं। तो मतलब क्या हुआ, पेन एक वो नाम हुआ जो टोटल नाम को रिप्रेजेंट करता है। और
इसी पेन का, फॉर एग्जाम्पल ये सामने आपके ये पेन है, लेकिन इसका नाम क्या लिखा हुआ है? कैमलिन। तो मतलब क्या हुआ, ये पेन जो है मिलता है किस नाम से? कैमलिन के नाम से, या यूं कहें मार्कर इसको। तो ये मार्कर पेन जो है ये कैमलिन के नाम से मिलता है, और भी दूसरे कंपनी के आते हैं जो उस नाम से बिकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, जिस नाम से किसी एक नाम का पता चलता है उसी को हम प्रॉपर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ, चलिए अपने कंट्री से ही शुरू करता हूं, अगर मैं इंडिया लिख दूं, दैट मीन्स क्या हुआ कि दुनिया में जितने भी देश हैं, ऐसा तो नहीं है सब देश का नाम जो है वो इंडिया है, नहीं, इसलिए कि इंडिया एक ही देश का नाम है जो हमारा देश है, और इसीलिए ये एक नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये प्रॉपर हुआ। और इसी को अगर हम यहाँ COUNTRY कंट्री लिख दें, तो अब कंट्री से मतलब क्या हुआ, देश, मतलब क्या हुआ, दुनिया में जितने भी देश हैं सबको हम कंट्री ही कहते हैं। मतलब क्या हुआ, इस वर्ड से सारे देश का पता चलता है, इस वर्ड से सिर्फ एक देश का पता चलता है। तो सिंगल नाम जो पता चलता है उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, और जिससे किसी टोटल कम्युनिटी का पता चलता है उसी को कहते हैं हम कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल अगर यहां मैं लिख दूं गर्ल, ठीक है, तो गर्ल का मतलब क्या हुआ, किसी लड़की का नाम गर्ल तो नहीं होता है, गर्ल इज द नेम ऑफ टोटल कम्युनिटी, यानी उसकी पूरी जाति का नाम गर्ल है, चाहे वो इंडिया की हो, लंदन, जापान, अमेरिका, कहीं की भी हो, उसको हम गर्ल ही के नाम से जानते हैं। लेकिन उस गर्ल का पर्टिकुलर नाम भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल उसका नाम सीता है। तो ये एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल नाम जो हो गया उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, और द होल कम्युनिटी जिससे टोटल नाम का पता चलता है उसको हम कहते हैं गर्ल। और हम आप यहाँ पर एज ए स्टूडेंट और टीचर हैं, तो एक उदाहरण और कि स्टूडेंट भी इसी कॉमन नाउन का उदाहरण है, इसलिए कि स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ, सिर्फ आप या पर्टिकुलर कोई एक आदमी स्टूडेंट नहीं है, बल्कि ऑन द होल हम सबको स्टूडेंट ही कहते हैं, चाहे वो इस मुजफ्फरपुर शहर के हो या दिल्ली, बॉम्बे, कहीं के भी हो, या आउट ऑफ द कंट्री हो, सबको हम स्टूडेंट ही बोलते हैं। लेकिन पर्टिकुलर फिर उन सारे स्टूडेंट का एक एक नाम तो होगा, किसी का नाम रमेश हो सकता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि स्टूडेंट इज द नेम ऑफ टोटल कम्युनिटी और रमेश इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो पर्टिकुलर नेम जो हो गया उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, और जिससे होल कम्युनिटी का पता चलता है, टोटल नाम का पता चलता है, उसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन। तो ये दो ऐसे वर्ड हुए जो आपको यहां पर हमने एक्सप्रेस किए कि नाउन, दुनिया में जितनी चीजें हैं उसको हम नाउन कहते हैं। तो अब उसको हम बाइफरकेट कर रहे हैं अलग अलग, इसलिए कि ताकि हम समझ सके कि इसमें ये नाउन जो है किस क्वालिटी का है और ये नाउन किस। तो उसमें एक कैटेगरी ये आई, ये एक नाउन वो हुआ जिसको हम प्रॉपर के नाम से जानते हैं, पर्टिकुलर नेम जिसको कहेंगे, और दूसरी कैटेगरी जो हुई वो हुआ कॉमन नाउन, यानी जिससे हम टोटल कम्युनिटी, होल कम्युनिटी का बोध करते हैं, उसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन, जो आपके एग्जाम्पल से यहाँ एक्सप्रेस हो रहा है। तो हमको अब ऐसे जितने भी वर्ड मिलते जाएंगे उसको हमको फौरन समझना है कि ये प्रॉपर नाउन हुआ और ये कॉमन नाउन। अब यहाँ पर एक बात और मैं बताता चलता हूं आपको, वो ये है, आपको याद रखने का यहीं पर कि अंग्रेजी का एक रूल है, जब उस तरफ आएंगे तो वहां भी बताएंगे, लेकिन यहीं पर उदाहरण के साथ यहाँ लिख देता हूं मैं कि कॉमन नाउन कभी भी बगैर द के हम नहीं लिख सकते। यानी कॉमन नाउन जब भी हमको लिखना होगा, फॉर एग्जांपल कंट्री लिखना है तो हम सिर्फ कंट्री नहीं लिख सकते हैं, कोई भी कॉमन नाउन लिखने के लिए हमको पहले एक द लिखना होगा, तब द कंट्री, द गर्ल, द स्टूडेंट, जिससे टोटल कम्युनिटी का बोध होता है। उसके लिए अंग्रेजी का रूल है कि कॉमन नाउन कभी भी बगैर द के हम लिख ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमको जरूरी है कि हमको कॉमन नाउन द के साथ लिखते हैं।
और प्रॉपर नाउन जो है उसमें द की जरूरत नहीं होती है, इसलिए कि प्रॉपर खुद स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है कि वो खुद मुख्य है, स्पेशल है। फॉर एग्जांपल इंडिया, वो तो कुछ एक स्पेशल कंट्री है जिसको हम भारत के नाम से जानते हैं। सीता कोई स्पेशल लड़की है जिसका नाम सीता है, ऐसा तो नहीं दुनिया में सब लड़की का नाम सीता ही हो। तो उसी तरह रमेश भी कोई, अब ये अलग बात है कि आबादी बढ़ गई है तो रमेश नाम के 2-4 आदमी मिल जाएंगे एक एरिया में, वो एक अलग बात है। लेकिन एक ही आदमी जो पर्टिकुलर जिस रमेश को मैं ढूंढ रहा हूं उसको हम ढूंढ सकते हैं कि रमेश कौन है। तो यही रहता है कि ये स्पेशलाइज्ड नेम है और ये टोटल नेम है जो आपके सामने है, जिसको आप देख रहे हैं। तो ये नाउन के काइंड्स में ये 2 वर्ड जो आए आपके, इसमें आप कॉमन नाउन में अब जितने भी वर्ड आपको आएंगे वो सब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की शक्ल में आएंगे। और आज आपको, चलिए मैं आपको एक तीसरा वर्ड भी आपको इसके साथ दे देता हूं, वो ये है कि कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन जो है वो एक शब्द है अंग्रेजी का, कलेक्ट से बना है। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? जमा करना, ठीक। कलेक्ट माने इकट्ठा करना, जमा करना, ठीक है। तो कलेक्ट, अच्छा अंग्रेजी में ये भी है, यहीं पर बात आ गई है तो ये भी जान लीजिए कि अंग्रेजी में एक ही वर्ड के लिए, हिंदी और अंग्रेजी में यही फर्क है कि हिंदी से कंपेयर करके कभी अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो सीख नहीं पाएंगे। इसलिए कि हिंदी जो है सिर्फ बिहार और यूपी में थोड़ी सी जगह में बोली जाती है और अंग्रेजी वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, इसलिए उसमें शब्दों का संग्रह ज्यादा है। जैसे यही वर्ड आया कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब जमा करना, और इसके लिए दूसरा वर्ड भी अंग्रेजी में है डिपॉजिट, जो अक्सर आप सुनते हैं कि बैंक में जो पैसा जमा करते हैं उसको हम कहते हैं डिपॉजिट। तो मतलब क्या हुआ कि हम कलेक्ट को डिपॉजिट की जगह और डिपॉजिट को कलेक्ट की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं तो मजाक के तौर पर यूं होगा कि कलेक्ट करके, आपसे कलेक्ट करना मतलब लोगों से कलेक्ट करना और ले जाके मैंने अपने अकाउंट में जमा कर दिया, तो जमा करना तो मतलब हो गया। लेकिन नहीं, इसका मतलब ये होता है कि हम फॉर द पार्टिकुलर किसी एक फंक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल हम स्कूल में या कॉलेज में एक पार्टी करना चाहते हैं तो हम 10 लोग मिलके कलेक्शन करते हैं और उसको वहां इन्वेस्ट करते हैं। तो मतलब क्या हुआ? वो हुआ कलेक्ट करना। और डिपॉजिट करना का मतलब क्या होता है कि मैं अपने पैसे को वो कहीं जमा करते हैं। वो जमा करना, चाहे हम बैंक में जमा करें या अपने घर में कहीं रखें, वो हम अपने पास डिपॉजिट रखते हैं, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट। तो इस तरह बहुत सारे अंग्रेजी में वर्ड हैं जो आते रहेंगे तो बात होगी, लेकिन अभी हमको कलेक्ट से, तो कलेक्टिव नाउन क्या है? तो अब यहाँ पर इससे जो वर्ड निकल रहा है, इस आसान से वर्ड निकल रहे हैं कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, किस लिए? क्लास। तो क्लास का मतलब क्या हुआ कि जब भी 2, 4, 10, 20 स्टूडेंट जमा हो जाएंगे तो उससे जो वर्ड बनेगा क्या बनेगा? वो क्लास बनेगा। इसलिए कि ये कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है तो उससे जो वर्ड बन रहा है वो क्लास बन रहा है, इसलिए क्लास जो हुआ वो एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हुआ। उसी तरह BUNCH, बंच, जिसको हिंदी में कहते हैं गुच्छा, तो जिसको हिंदी में गुच्छा कहते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने मीनिंग भी लिख दी। गुच्छा दैट मीन्स आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा, तो वो हमेशा एक कॉम्बिनेशन में होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो उसी से ये एग्जांपल है कि बंच जब बोल रहे हैं दैट मीन्स के उससे ये पता चलता है कि कलेक्शन ऑफ समथिंग है। तो उसी तरह क्राउड यानी भीड़, जिसको हिंदी में कहते हैं भीड़। भीड़ का मतलब क्या हुआ? कुछ 10-20 लोग जमा हो जाएंगे कहीं पर तो हम बोलते हैं सर ये देखिए भीड़ लगी हुई है, या भैया वो देखो भीड़ लगी है, दैट मीन्स क्राउड। तो उसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे लोगों का समूह जमा हो गया। और वही बहुत ज्यादा समूह जमा हो जाता है तो उसके लिए एक हिंदी में वर्ड है मेला, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेयर। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलते हैं। यही है कि एक्सपेंशन ऑफ वर्ड क्यों हो रहा है। अभी तो मैंने कहा कि 8 ही वर्ड है, लेकिन एक ही अभी कलेक्टिव नाउन शुरू हुआ है, इसलिए कि इधर 2 में तो कम वर्ड है, लेकिन कलेक्टिव नाउन से वर्ड का एक्सपेंशन अब शुरू हो रहा है। इसमें बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे जो एक ही है, तो अभी कलेक्टिव ही नाउन, लेकिन 3 वर्ड तो मैंने यहां लिखा, अभी ऐसे सैकड़ों वर्ड है जिससे आपको कलेक्शन का पता चलेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे भी वर्ड हैं जो हंसने के लिए एग्जाम्पल, जिस तरह कहा जाता है कि
अच्छे काम के लिए जो एक लोग जमा होते हैं उसको कहते हैं ग्रुप। और कुछ बुरे काम, अब नाम नहीं लेना चाहते हैं, कुछ बुरे काम आप समझ गए होंगे इसलिए कि आप भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे लोग हैं, तो बुरे काम के लिए जो कुछ 10-20 लोग मिल गए तो उसको ग्रुप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वहां पर टेंडेंसी बदल गई, इसीलिए अंग्रेजी में उसके लिए कहा जाता है गैंग बन गया, जिसको GANG गैंग बोलते हैं। तो वही है, तो ऐसा वर्ड क्यों डिफरेंट है, यही है लैंग्वेज का फर्क कि हिंदी में तो सबको एक ही शब्द में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन अंग्रेजी कहता है नहीं, ये इनकी थीम जो है, थिंकिंग जो है डिफरेंट है, इसलिए इनके लिए डिफरेंट वर्ड, इनकी थिंकिंग अलग है इसलिए इनके लिए डिफरेंट वर्ड। तो इसी तरह बहुत सारे अंग्रेजी में वर्ड आएंगे जो आपको हिंदी में एक ही वर्ड होगा गिरोह या ग्रुप, लेकिन अंग्रेजी में उसके बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। इसीलिए तो यहां पर जो ये कलेक्टिव नाउन का 2-3 एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल होगा, जैसे आर्मी, सेना। सेना कभी भी अकेले नहीं हो सकती, ठीक। तो इस तरह के जितने भी वर्ड आते जाएंगे वो सब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल होंगे। यहां भी एक बात याद रखिए, वही कि इसको भी, इस कलेक्टिव नाउन को भी बगैर द के आप नहीं लिख सकते हैं, इसको भी आपको द के साथ एक्सप्रेस करना है, इसलिए कि कलेक्टिव नाउन को भी द की आवश्यकता है। द क्लास, द बंच, द क्राउड, द फेयर, जो भी वर्ड है उसको द के साथ एक्सप्रेस करते हैं। ये अंग्रेजी के रूल्स हैं, तो ये साथ साथ अगर आप रूल को याद रखें तो आपको आगे सीखने में आसानी होगी। इसलिए कि कोई भी, आपने सुना होगा एक बात के, हर नदी जो है, छोटी नदी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, और बड़ी नदी जितनी है सब जाके समंदर में मिल जाती है, और जितने समंदर हैं सब जाके महासागर ओशियन में मिल जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, हम लोगों को भी इस छोटी नदी से बहते बहते वहां महासागर तक जाने का है। तो महासागर तक जाने के लिए हमको छोटी नदियों को भी समझना होगा, तभी तो हम महासागर तक पहुंच सकते हैं। और हमेशा जीवन में याद रखने का है कि हमारा एम, हमारा लक्ष्य जो है वो हमेशा टॉप होना चाहिए। जितना ऊपर हमारा लक्ष्य होगा उतना अच्छा हम गेन कर सकते हैं। अगर आदमी पहले ही अपने लक्ष्य को नीचे कर देगा तो फिर तो और नीचा हो जाएगा। इसलिए उसका एक उदाहरण हंसने वाला दे देते हैं, जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो हो सकता है आप कहें कि मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 है, कोई कहे 20,000 है, कोई कहे 50,000 है, कोई कहेगा कि 2,000 है, ठीक है। लेकिन मैं कहूं कि आपके दादाजी जो 10 बरस पहले गुजर गए थे, वो आपके नाम से 5 करोड़ रुपया छोड़ गए हैं, तो अब बताइए कि आपका एक्शन क्या होगा। आप ये कहेंगे छोड़िए, मेरे पास तो 2,000-5,000 तो अकाउंट में है, ये छोड़िए, वो 1-2 करोड़ हमको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं, ये जवाब नहीं होगा आपका, बल्कि आपका जवाब क्या होगा, ये बताइए कि वो 2 करोड़ रुपया मिलेगा कैसे, होगा ये जवाब कि नहीं। ये नेचुरल थीम है, ये ह्यूमैनिटी है, मैं भी यही कहूंगा और आप भी यही कहेंगे। तो क्यों कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटेंशन, इसी को कहते हैं अंग्रेजी में इंटेंशन। तो ये लर्निंग भी यही इंटेंशन है। आपको ये कहना होगा कि हमको ये सीखना है, तो बताइए ये सीखें कैसे, ये पैसा जिस तरह कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या क्या प्रूफ देना होगा कि 2 करोड़ हमारे अकाउंट में आ जाए। उसी तरह आपको भी यहां भी यही इंटेंशन होना चाहिए, ये बताइए कि इसको कैसे सीखें, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपके लिए जितना आसान बनाया जा सके ताकि आप उसको इजीली सीख सकें। और कभी भी ये नहीं सोचने का है कि ये बहुत टफ है और वो बहुत आसान है, नहीं, नथिंग इज टफ एंड नथिंग इज इजी। दुनिया में कोई चीज ना आसान है ना कोई चीज टफ है। हम अगर इंटरनली फील करते हैं कि हमको सीखना है, दैट विल बी इजी, नहीं सीखना है तो दैट विल बी टफ। साइकिल चलाने के लिए कितनी जगह चोट लगी होगी, हर आदमी को, मुझे भी लगी, लेकिन चोट लगने के बावजूद आपने, यू हैव टू लर्न इट, आपने सीखा उसका बैलेंस। तो वही तो है, यहाँ तो चोट लगना भी नहीं है, लेकिन आपको बैलेंस बनाने के लिए वही है। बैलेंस क्या है, इसका बैलेंस यही है कि हमको वर्ड पहले खूब प्रॉपर ढंग से सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे ढंग से सीखने का है, और जब हमको वर्ड समझ में आने लगेंगे तो फिर इसके जो रूल्स हैं सेंटेंस के, वो तो गिनती के मैक्सिमम 40 से 50 स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और धीरे धीरे आप उसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं या बोल सकते हैं।
जो आजकल मॉडर्न जमाने में लोग कह रहे हैं कि स्पीकिंग और लिटरेरी इंग्लिश और स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश और लिटरेरी इंग्लिश कुछ नहीं होती है। एक्चुअली हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम वर्ड्स को और सेंटेंस को प्रॉपर यूज कर रहे हैं तो हम उसको एक्सप्रेस करने लगेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पीकिंग इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर पूछा जाए कि आप अपने बारे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरा नाम, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम रिजवी है तो आई एम रिजवी। मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे पिताजी क्या करते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ये करता हूँ, एंड दिस इज माई हॉबी एंड आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न एंड दिस एंड दैट। बस हो गया, यही तो है। तो हमको बोलने के लिए एक्चुअली हमको वर्ड के बारे में जानना होगा और वर्ड मीनिंग हमको याद होनी चाहिए। इसलिए कि अक्सर लोग वर्ड मीनिंग ही नहीं याद रखते हैं, तो वर्ड मीनिंग नहीं याद रखेंगे तो फिर तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो फिर वही होगा कि एक वर्ड बोलने के बाद फिर सोचना होगा कि यस इसको कैसे बोलें। तो आपको वर्ड मीनिंग, फॉर एग्जांपल आप अपने आप से सोचें कि आपके बॉडी में जितने पार्ट्स हैं, अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं कि हाँ इसको हैंड बोलते हैं, इसको लेग बोलते हैं, इसको माइंड बोलते हैं, इसको आइज बोलते हैं। तो वो वर्ड मीनिंग आपको जितना परफेक्ट याद है, याद से मतलब वो एकदम टोटली फ्लुएंटली आपको याद होना चाहिए, तभी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज जो है वो कहा जाता है कि कम्युनिकेशन का एक सबसे सुंदर साधन है, द ब्यूटीफुल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो आपके शब्द जब सुंदर होंगे तो सामने वाला वो बातें सुनने के लिए राजी होगा। नहीं तो बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन सुनने के लिए कहा जाता है कि जो अच्छा गाता है उसी को लोग कहते हैं कि जरा एक भाई साहब एक और सुनाइए। तो उसी तरह लैंग्वेज भी है, जब आप कुछ अच्छी बातें लिखेंगे या अच्छी बातें बोलेंगे देन एवरीबॉडी नीड्स टू लिसन यू। ठीक, तो इसलिए आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना होगा, अपने अंदर ये डिटर्मिनेशन पैदा करना होगा कि मैं भी सीख सकता हूं और मुझे भी सीखना है। ठीक है, तो आज का ये वेलकम क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। विश यू ए गुड लक फॉर द आराध्या एकेडमी। और आप मैं ये कामना करता हूं कि इन फ्यूचर वी विल सी ईच अदर एंड वी विल गेट आवर गोल with full determination. Okay, see you tomorrow. Bye.